नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। राज्यसभा में सब उपसभापति हरिवंश ने मानसून सत्र के छठे दिन उच्च सदन की कार्रवाई शुरू की। सदन की शुरुआत में नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। तमिलनाडु से एआईएडीएमके के एम धनपाल और आईएस इनबादुरई ने शपथ ली और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सदन के पटल पर पद रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। सांसद सुधा मूर्ति के बोलने के दौरान विपक्षी दलों ने गतिरोध पैदा किया। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण आज राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए और उसके बाद 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दल के सांसदों ने नारेबाजी कर व्यवधान पैदा किया। विपक्ष के इस गतिरोध पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने पर सहमति हो गई है तो फिर सदन की कार्रवाई क्यों बाधित की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के व्यवधान पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि एक तरफ विपक्ष सदन चलाने की बात करता है और दूसरी तरफ नियोजित रूप से प्रश्नकाल को बाधित करता है। उन्होंने सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। प्रश्नकाल के दौरान गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को संसदीय गरिमा बनाए रखने की सलाह दी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि चर्चा होनी चाहिए लेकिन सदन का समय बर्बाद किए बिना। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पार्लियामेंट में सब तैयार थे और ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले अपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद एसआईआर मुद्दे पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर बीएससी में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की भी बैठक हुई। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया ब्लॉक के विभिन्न पार्टियों के कई सांसद मौजूद रहे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए हैं जिस पर भाजपा हमलावर है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पाकिस्तान के सामने नतमस्तक होने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल अधिकृत कांग्रेस पाकिस्तान की पैरवी करती है। चिदंबरम ने भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि सेना का अपमान और पाकिस्तान को भाईजान बोलना ही कांग्रेस पार्टी की पहचान बन गई है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके और मालदीव की सफल यात्रा कर 26 जुलाई को स्वदेश लौट आए हैं। उनकी यात्रा से जुड़ा एक वीडियो विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। बिहार के वैशाली जिले में स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का 29 जुलाई को लोकार्पण होने जा रहा है। इस बात की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। सीएम ने बताया कि इस लोकार्पण समारोह में दुनिया भर के करीब 15 देश के बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु बिहार आ रहे हैं। उन्होंने इसे सभी बिहार वासियों के लिए गौरव का क्षण बताया। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर छपी मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि इस मीडिया रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं वो परेशान करने वाले हैं। बेंच ने कहा कि हर रोज सैकड़ों कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते शहर और इसके बाहरी हिस्सों में बच्चे बुजुर्ग रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी और आईआईटी खड़गपुर में छात्रों की आत्महत्या से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा यूनिवर्सिटी के रवैये पर सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में यूनिवर्सिटी ने खुद पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई, पिता को एफआईआर क्यों दर्ज करनी पड़ी, क्या ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो एफआईआर दर्ज करा दे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे उन लोगों का पक्ष प्रभावित होगा जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर में लगातार हो रही छात्रों की आत्महत्या पर भी सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि आईआईटी खड़गपुर के साथ क्या समस्या है, क्यों वहां पर ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक राजकीय स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार स्कूली शिक्षा को नया मॉडल देने जा रही है, जिसके तहत अच्छी साइंस की लैब, कंप्यूटर लैब, मॉडर्न एड से जुड़े टेक्निकल लैब होंगे, बहुउद्देशीय हॉल होंगे। यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित पौराणिक औसानेश्वर महादेव मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। करंट फैलने से मची भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 29 घायल हो गए। सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रात 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ था और इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया। घटना के दौरान श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ गंभीर घायलों को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने बताया कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद गए थे, जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिर गया और इसी कारण करंट फैला और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस अवसर पर देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगल आरती की जा रही है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट सोमवार की सुबह 3 बजे ही खोल दिया गया और पूजा के बाद सुबह 4 बजे से आम कांवड़ियों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। देवघर के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुलभ जलार्पण को लेकर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। लगातार रूट लाइन में सभी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। वहीं बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित ने बताया कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज सोमवार के साथ ही चतुर्थी तिथि भी है और ऐसे में जो भी भक्त बाबा भोलेनाथ पर गंगाजल और बेलपत्र चढ़ाते हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में 1000 से अधिक तीर्थयात्री शामिल हैं। अब तक 3.77 लाख से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पूरी कर चुके हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समर्पित प्रयास करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं।
पंजाब के लुधियाना में देर रात जगेड़ा नहर पुल मलेर कोटला रोड पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। हादसे में 2 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में कुल 29 लोग सवार थे। सभी लोग माता नैना देवी के दर्शन करके वापस अपने गांव मानकवाल लौट रहे थे। लोगों की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने जिला प्रशासन को सूचित किया। मरने वाले सभी गांव मानकवाल के रहने वाले हैं और अभी 4 लोग लापता हैं। सिंभावली पुलिस, नोएडा एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के साझा ऑपरेशन में 50,000 के इनामी बदमाश डब्ल्यू यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। बदमाश के खिलाफ करीब 2 दर्जन से अधिक संगीत धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वो पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। विभिन्न जनपदों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून की बारिश जारी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के कई एक हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई। इसके साथ ही आज गुजरात, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। एक्सप्रेस 100 में आप देखते रहिए टीटी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 369 अंक गिरकर खुला, जबकि निफ्टी 104 अंक गिरकर खुला। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता भारत की सेवा निर्यात क्षमता को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। भारत यूके FTA पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने मिलकर देश भर में बिजली, ऊर्जा और BFSI जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 9,798 सुरक्षा ऑडिट किए हैं। केंद्र की ओर से कहा गया है कि 2,000 रुपए से अधिक के UPI आधारित लेन देन पर GST लगाने की कोई योजना नहीं है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि कश्मीर घाटी में यात्री सवारी डिब्बों को अपग्रेड करने का काम 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा और इस समय सीमा के भीतर सेवा में मौजूद सभी रैंकों को रेनोवेट और अपग्रेड किया जाएगा।
केंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 के ड्राफ्ट को नागरिकों और हितधारकों से 6,915 फीडबैक और इनपुट प्राप्त हुए हैं। भारत में पिछले 5 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुना हो गया है, जिसके कारण आर्थिक विकास, कर अनुपालन में सुधार और डिजिटल तकनीक का उपयोग। दूरसंचार विभाग ने टाटा कम्युनिकेशंस को समायोजित सकल राजस्व बकाया राशि के संबंध में लगभग 7,800 करोड़ रुपए का कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने पहली बार सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के लिए साल में कम से कम एक बार थर्ड पार्टी साइबर सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया है। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने वृद्धि के अगले चरण के लिए रक्षा, बिजली और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों पर ध्यान देने की योजना बनाई है। दूरसंचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकारी कंपनी BSNL छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 4,000 नए मोबाइल टावर लगाने की योजना पर काम कर रही है। भारत की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवा कंपनियों ने अप्रैल-जून में एकल अंक की राजस्व वृद्धि दर्ज की। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए बिहार राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस साल अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग 2% या फिर 12,261 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े और ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा हुई है। ट्रंप ने बताया कि इस समझौते के अंतर्गत सभी देशों के बाजार खोल दिए जाएंगे और साथ साथ यूरोपीय संघ पर सभी क्षेत्रों में 15% टैरिफ लगाए जाएंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि आयातित यूरोपीय संघ के सामानों पर 15% की अमेरिकी बेसलाइन टैरिफ दर कारों, अर्धचालकों और दवा वस्तुओं पर लागू होगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता एक सकारात्मक कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद फ्रांसीसी बंदरगाह ले हावरे से रवाना हुआ। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज मलेशिया में संघर्ष विराम की वार्ता होगी। मलेशिया को उम्मीद है कि जल्द ही क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि मलेशिया के पास इस समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की अध्यक्षता का दायित्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मानना है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों अपने मतभेदों को सुलझाना चाहते हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक सम्मेलन में कहा कि गाजा में भूखमरी नहीं है क्योंकि इस्राएल ने पूरे संघर्ष के दौरान सहायता की अनुमति दी थी। उत्तरी चीन में बीजिंग के और आसपास प्रांतों में बारिश तेज हो गई है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ सहित आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने 4,400 से अधिक लोगों को स्थानांतरित कर दिया। गाजा में हमास के निर्वासित प्रमुख खलील अल हया ने कहा है कि इजराइल के साथ संघर्ष विराम वार्ता निरंतर नाकाबंदी और भूखमरी के तहत निरर्थक है। यमन के हौथियों ने कहा कि वे इजराइल के बंदरगाहों के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों के जहाज को निशाना बनाएंगे, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के पतन के बाद सीरिया में पहली बार संसदीय चुनाव की घोषणा की गई है। ये चुनाव 15 से 20 सितंबर 2025 के बीच होंगे। जर्मनी में एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रेलगाड़ी में लगभग 100 यात्री सवार थे। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने देश के दक्षिणी प्रांत उरुजगान में एक बड़े हथियार और गोला बारूद के भंडार का खुलासा किया है। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इटली के शहर विलासेमियस के समुद्र तटों से धुआं उठा। समुद्र तट पर जाने वाले दर्जनों लोगों को नाव से निकलने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि पास जंगल में आग लग गई थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रविवार को कराकस में मतदान किया, जिसमें उन्होंने नगरपालिका चुनावों और युवा लोकप्रिय परामर्श दोनों में भाग लिया।
पश्चिमी बुल्गारिया में लगी भीषण जंगल की आग के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा और इमारतें नष्ट हो गई। दक्षिणी अल्बानिया में जंगल की आग भड़क उठी और डाल्विना नगरपालिका में तेजी से फैल गई। भारत की कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच फिरे महिला विश्व कप फाइनल का टाई ब्रेकर आज खेला जाएगा। रविवार को दोनों के बीच खेला गया दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मैनचेस्टर टेस्ट में एक रोचक पल भी देखने को मिला जब इंग्लैंड के कप्तान ने मैच को जल्दी खत्म करने का ऑफर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे T20 में वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 205 रन बनाए। टीम के लिए रदरफोर्ड ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। इंग्लैंड ने स्पेन को मात देकर यूएफा महिला यूरो 2025 का खिताब अपने नाम किया। इंग्लैंड के लिए क्लोकेली ने निर्णायक स्पॉट किक पर गोल किया और इस जीत के साथ इंग्लैंड ने अपने खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा की। यूरो कप की जीत के साथ इंग्लैंड में शानदार जश्न देखने को मिला। बासेल स्विट्जरलैंड में मौजूद इंग्लैंड के फुटबॉल प्रशंसकों ने अपनी टीम की यूरो जीत पर जमकर जश्न मनाया। स्पेन के फुटबॉल प्रशंसक अपनी टीम की हार से दुखी नजर आए। बायर्न म्यूनिख लुइस डियाज को साइन करने के बेहद करीब है। माना जा रहा है कि लिवरपूल डियाज को लेकर अनुमति दे चुका है और जल्दी ही उनका मेडिकल होगा। इंटर मायामी ने अपनी साइनिंग रॉड्रिगो डी पॉल को सबके सामने पेश किया। डी पॉल अपने हमवतन और दोस्त लायनल मेसी के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। कनाडा की टेनिस खिलाड़ी लेला फर्नांडेज ने डीसी ओपन के रूप में अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता। स्लोवेनिया के साइकिलिस्ट टाडे पोगाचर ने चौथी बार टूर डी फ्रांस का खिताब अपने नाम किया। हालांकि टूर के अंतिम स्टेज में बैन एयर्ट ने जीत दर्ज की। टूर डी फ्रांस का अंतिम चरण बारिश के बीच पूरा हुआ। हालांकि प्रशंसकों के उत्साह में कमी नहीं दिखी और प्रशंसक रेनकोट पहने और छाता लगाए रेस देखते नजर आए। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।